स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी पे। मैं गौतम प्रसाद। आज का जो हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है हमने वो पढ़ भी चुके हैं। हम 12th क्लास में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। हिस्ट्री का है बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए, बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर वालों के लिए। और इस चैप्टर में बच्चों हम जो चीज आज जानेंगे वो चीज है कि टॉपिक जो हमारा है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो वर्तमान मुद्दों से जुड़ा हुआ है। वो उसके बारे में हमने कई चीजें ऐसी है कि हमने सुनी भी है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इस टॉपिक में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहली चीजें तो हमारा जो टॉपिक है वो हड़प्पा सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता में बच्चों हमें इसमें सबसे पहले जो जानना है हड़प्पा सभ्यता का उदय कब हुआ। उदय की बात आए तो उसका विकास किस तरह से, फिर जीवन प्रणाली, भौगोलिक वितरण, कालक्रम, तो वहां पे जो निवास किस तरीके से करते थे, कौन कौन से उसके जो स्थल थे, कितने एकड़ में फैला हुआ था, ठीक है, वो धार्मिक में किस तरीके से विश्वास रखते थे, व्यापार किस चीज का होता था, जीवन निर्वाह किस तरीके की होती थी। तो हम इस सभी के बारे में बच्चों आज हम जानेंगे और पढ़ेंगे और इस सभी के बारे में बच्चों। तो हमें सबसे पहले जब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें यह जानना है कि हड़प्पा सभ्यता थी क्या बच्चों। तो हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र है वो किस क्षेत्र में पड़ता है। तो बच्चों जो हड़प्पा सभ्यता है वो भारतीय उपमहाद्वीप के उस भाग में विकसित हुए जो दिल्ली के संभाग जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत के भौगोलिक अक्ष के पश्चिम में। तो मतलब कुल मिला के हम यह कह सकते हैं जो हमारा भारतीय हिस्सा है उसके जो अरावली पर्वत है उसका पश्चिमी हिस्सा जो भी है वो क्या है, वो हड़प्पा सभ्यता का ही क्षेत्र माना जाता है। और कहा जाता है बच्चों 7000 ईसा पूर्व यहां पर नगर की एक केंद्र मिला और केंद्र में इसमें क्या देखा गया, यहां पर कृषक समुदाय यहां पर पनपे और यहां पर रहने लगे, अपना जीवन यहां निर्वाह करने लगे। तो कई ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान के जो भी स्थान में पड़ते हैं, हमारे बलूचिस्तान और हमारा वहीं से कुछ क्षेत्र जो फैला हुआ है मेहरगढ़ तक, जहां पर कि हमें जो कृषि के साक्ष्य में जैसे जो हमें फसल मिले हैं गेहूं और हमें जौ, ठीक है बेटा। तो जौ, तो ये जितने भी चीजें हैं ये अनाज में, पशुपालन में हमें भेड़ बकरियों के अवशेष भी हमें प्राप्त होते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा उद्भव और विकास है ये जो उसके केंद्र में जो होता है, सबसे पहली चीज हमने ये जानी। दूसरी चीज, इस समय में लोग क्या करते थे, खेती बाड़ी करते थे अपने जीवन यापन को चलाने के लिए। खेती, पशुपालन और हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो बच्चों कई जो इतिहासकार हैं उनका यह मानना है कि जो ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो सिंधु सभ्यता है वहां पर 5 नदियां हैं, चनाब, झेलम, रावी, सतलुज। तो ये सारी जो नदियां हैं इसके आसपास के क्षेत्र में कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा वर्षा होती थी, जिसके कारण यहाँ पर किसान समुदाय रहना शुरू कर दिया और उन्होंने कृषि करना शुरू कर दी। तो धीरे धीरे उनका ये विस्तार क्या हुआ, बढ़ता गया बच्चों। जब इन्होंने क्या किया, जब इनका विस्तार बढ़ता गया तो एक बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान तो बलूचिस्तान का जो है आपका क्षेत्र, वहां पर इस समुदाय को देखने को मिला आपका बलूचिस्तान से मेहरगढ़ के क्षेत्र में ये हमें देखने को मिलता है ये चीज। तो इसमें सबसे पहली चीज जो हमें खेती में जो चीजें ये सारी चीज मिली। अब पश्चिम एशिया में 7000 ईसा पूर्व पर हमें क्या मिलता है बच्चों, कृषि के साक्ष्य बरामद होते हैं। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि यहाँ जो 7000 ईसा पूर्व नवपाषाण खत्म होने के बाद क्या हुआ, कृषि जो साक्ष्य हमें यहाँ पर मिलने लग गए। दूसरी चीज यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, तो यहाँ पर क्या था, जो सिंधु घाटी का जो यहाँ पर व्यवसाय के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। और व्यवसाय के साक्ष्य जो हमारा चोलिस्तान में हमें व्यवसाय के साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें क्या किया गया, हकरा मृदभांड के नाम से ये जो है व्यवसाय हुआ करता था। और यहाँ पे एक हकरा नदी भी थी और ये हकरा समुदाय धीरे धीरे वहां पर प्रचलित होती गई। अब एक बच्चों वहां पर क्या था, सबसे पहला
सिंधु के जो निचले वाले जितने भी क्षेत्र था वहां पर एक संस्कृति पनप रही थी। सिंधु का जो निचला क्षेत्र था वहां पे क्या कर रही थी, संस्कृति पनप रही थी। तो संस्कृति जो थी उसी को क्या कहा गया, अम्बरी संस्कृति। तो अम्बरी संस्कृति के बच्चों को ये विशेषता क्या थी, सबसे पहले चीज हम इसको जान लेते हैं। ये सभी यहां पे क्या करते थे, सभी लोग रहते थे। दूसरी चीज इनका पता हमें कैसे पता चलता है, एक शंकु है, उसी से हमें क्या पता है, शंकु के पहाड़ से इस समुदाय के बारे में हमें पता चलता है। दूसरी चीज ये लोग कैसे रहते थे, इसके चारों ओर जो थी, जो संकरी समुदाय थी, इनकी क्या होती थी, चारों ओर दीवारें चबूतरे बनी हुई होती थी और क्या होता था, सीढ़ियां होती थी, नालियां होती थी, इस तरीके से इनका बना हुआ होता था। तो हड़प्पा का जो उत्तर दक्षिण है और पूर्व पश्चिम है, उस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में बच्चों क्या था, आपका महत्वपूर्ण चीजें जो थी वह थी आपकी जाली से चारों ओर वो क्या था, ढका हुआ था। और आवासीय क्षेत्र, वहां पे चारों क्षेत्र में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के पूरे क्षेत्र में क्या था बच्चों, आवासीय लोग रहते थे वहां पर। तो इसमें कुछ जो प्रमुख नगर हैं जो आपको हमें बताने हैं, तो इसमें हम सबसे पहले अब आ जाते हैं, हमारा है भौगोलिक वितरण। तो भौगोलिक वितरण किस किस तरीके से आपका, तो भौगोलिक वितरण किस किस तरीके से उसको बांट दिया गया बच्चों। तो इसमें जो प्रमुख जो क्षेत्र थे आपका हड़प्पा, मोहन जोदड़ो, उसके बाद लोथल, लुडन सबसे छोटा क्षेत्र माना जाता है, इसका मानते हैं 25 गुना बड़ा था मोहन जोदड़ो, कालीबंगा आदि क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र थे। अब यहाँ पे क्या था बच्चे, ये क्षेत्र फैला हुआ था आपका, तो इस क्षेत्र की हम विशेषताओं के बारे में आपको बताते हैं। ये जो क्षेत्र था क्या था, 3 मील तक फैला हुआ था, 3 एकड़ तक पूरा ये फैला हुआ था। यहां पर क्या था, कृषि, यहां पर कृषि पर निर्भर रहते थे। और कृषि किस पर निर्भर रहती थी, हमेशा झरने पे, वर्षा पर। यहां पे क्या होती थी, कृषि बच्चों। दूसरी चीज आई, और कृषि किस पर निर्भर होती थी, वर्षा पर। अब यहाँ पे क्या, खदानों के आसपास जितने भी श्रमिक रहते थे, जितने भी जो खदान थे वहां पर क्या करते थे, किसान रहा करते, श्रमिक लोग जितने भी जो हुआ करते थे आपके। तो श्रमिक जितने भी जो छोटे लोग हैं वो क्या करते थे, यहाँ पर रहना इन्होंने शुरू कर दिया। दूसरी चीज इन्होंने क्या किया, हड़प्पा बस्ती अनेक भूभागों में बटी हुई थी, जैसे कि उत्तरी पर्वतीय विस्तार और एक तटीय पर्वतीय। तो उत्तरी पर्वतीय में जितने भी जो थे, सिंधु सभ्यता का फारस खाड़ी और मेसोपोटामिया के साथ समुद्री व्यापार हुआ करता था। जो फारस की खाड़ी है और मेसोपोटामिया के साथ उनमें क्या होता था, उसमें व्यापार हुआ करता था। तो व्यापार फारस की खाड़ी और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार हुआ करता था बच्चों। उसके बाद सिंध के जो उत्तर पूर्व में क्या था, पाकिस्तान का प्रांत मिलता है। तो जितने भी जो सिंध के ऊपर है, उत्तर की साइड क्या था, पाकिस्तान का प्रांत था। तो इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं बच्चों, ये जो टाइम पीरियड माना जाता है, कहा जाता है कि इसका जो विस्तार है, कच्छ के जो रण है और संभाग की खाड़ी के बीच लगभग कितनी दूरी है बच्चों आपकी, 119 हमारा इतने वर्ग किलोमीटर की दूरी पर यह है। दूसरी चीज बच्चों, ये कैसा है, जो पूरा जो फैला हुआ है इतना वर्ग किलोमीटर, जो मैंने आपको 3 मील बताया, और ये पूरा चतुर्भुजाकार क्षेत्र में है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भौगोलिक वितरण। अब आइए हमारा भौगोलिक वितरण के बाद हम पढ़ते हैं अधिवासीय पद्धति। अब अधिवासीय पद्धति जैसे कि हमने जाना, भौगोलिक वितरण हमने बता दिया किस किस तरीके से। तो आदिवासी जो आकार के आधार पर कितने किस क्या क्या होते थे। तो बच्चों जो हड़प्पा था और मोहनजोदड़ो थे वो बड़े आकार के क्षेत्र हुआ करते थे। वहां की नगरीय योजना बहुत विशिष्ट थी। वहां पे क्या था, स्नानागार हुआ करता था और महल हुआ करते थे। अब यहाँ पे क्या था, इसमें कई चीजें ऐसी थी बच्चों, जैसे कि आकार और कार्य के आधार पर क्या किया गया था, इसको बांट दिया गया था। कार्य
और आकार, आकार के आधार पर क्या किया गया, बांट दिया गया। ठीक है बच्चों। अब दूसरा हमारा क्या है इसमें, दूसरी मोहनजोदड़ो हो गया, धोलावीरा हो गया, राखी खड़ी विशाल नगर के माने जाते थे। जितना भी है जो हमारा मोहनजोदड़ो हो गया, धोलावीरा हो गया, राखी खड़ी, ये कितने थे, विशाल नगर माने थे। और जो छोटे नगर थे लोथल, कालीबंगा, ये सारी चीजें क्या थे, छोटे नगर माने जाते थे। अब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या था, सार्वजनिक क्षेत्र था। धोलावीरा मोहनजोदड़ो ये क्या थे, विशाल नगर। ठीक है। अब आइए इसमें विशाल नगर में जब ये होने के बाद इसमें क्या किया जाता था, इसमें बहुत सारी चीज खूबियां थी इसकी। यहाँ पर चबूतरा बना हुआ होता था। यहाँ पे ये जो क्या होता था, जो मोहनजोदड़ो की विशेषता हो जाते हैं, क्या था, चबूतरे होते थे। चबूतरे चारों ओर कच्ची ईंटों से बने होते थे, कच्ची ईंटों की दीवार होती थी, और उसमें स्नानागार बच्चों। उसके बाद इसमें क्या आता था, बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसकी इसमें हमें देखने को मिलती है। इसमें क्या था, एक अन्न भंडार भी हुआ करता था। और ये तो हमारा हो गया बच्चों, ये हमारा इसमें आदिवासी पद्धति में हमने बता दिया। अब इसी में हम आते हैं कालीबंगा। ये क्या था, 2 टीलों से बना हुआ होता था। अब लोथल क्या है, लोथल क्या था, पक्की ईंटों के इसमें घर के साक्ष्य मिले हैं। ये तो हमने मोहनजोदड़ो के बारे में बता दिया। अब लोथल बताते हैं आपको। लोथल सबसे छोटा नगर था, और घर पक्की ईंट के, नालियां, सड़क आदि यहां पर थे। ठीक है बच्चों। तो ये तो आपको बता दिया गया है किस किस तरीके से ये क्या इसमें चीजें थी। अब हमें हमारा जो है कई चीजें हैं, साक्ष्य जो हमने इसमें जान लिया। तो अब आइए हम मेन बात करते हैं इसकी, जो कि हमारा है जीवन निर्वाह। अब जो हड़प्पा संस्कृति में जो लोग रहते थे वो किस किस चीजों पर निर्भर रहा करते थे बच्चों। तो सबसे पहले इसी का आंसर हमारा क्या है, कृषि। जैसे कि आपको बताया था हड़प्पा सभ्यता कृषि पर निर्भर थी। अब कृषि में वो क्या करते थे, गेहूं और जौ आदि कृषि करते थे। पशुपालन में क्या था, भेड़, बकरी आदि को ये क्या करते थे, पालते थे, और ये इनका मांस भी खाते थे। ये जो थे इस समय आते आते इन्होंने क्या किया, जीवन निर्वाह में इन्होंने कृषि जब करना शुरू कर दी, क्योंकि कृषि पद्धति बहुत ही प्रचलित थी उस समय हड़प्पा सभ्यता में, क्योंकि संस्कृति ही ऐसी थी जिस समय क्या किया जाता था, सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। तो इनका पूरा जीवन निर्वाह कंदमूल, घास फूस, ये जितने भी जो होते थे फल फूल खाकर, और ये जानवरों को मारकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो और ये पशुपालन भी करते थे बच्चों। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, कृषि करना भी बहुत अच्छी तरीके से, अच्छे दर्जे में। तो इसकी का हमें साक्ष्य कहां मिलता है, मेहरगढ़ में। ठीक है। तो ये हमें इसके साक्ष्य मिल जाते हैं गेहूं और जौ के। ठीक है। अब आइए हमारा जो है मेन, सबसे पहले अब हम आते हैं शिल्प पे। तो ये हमने जीवन निर्वाह पढ़ लिया बच्चों, किस किस तरीके से था वो अपना जीवन निर्वाह करते थे। अब शिल्प क्या था बच्चों आपका, शिल्प उत्पादन केंद्रों की जो पहचान पुरातात्विकविदों ने क्या किया है, जैसे कि आपको बताया गया दयाराम साहनी, कनिंघम और सर जॉन मार्शल, ये इन सभी ने क्या किया था, पुराविद जितने भी थे इन्होंने क्या किया, शिल्प के जैसे जब खदान से जब बरामद हुए, जितने भी जो साक्ष्य बरामद हुए, इन्होंने शिल्पों को एक आधार, एक नई पहचान दी। और कई ऐसे स्थान है जहां से कि हमें कई चीजें बरामद हुई है। तो शिल्पों में सबसे ज्यादा जो पाए गए थे आपके
पूरे शंख, पूरे शंख, शंख बच्चों। उसके बाद क्या था हमारा, शंख था, इसमें तांबा था बच्चों, तांबा। बैलगाड़ी देखने को मिली है, मूर्तिकला, मोहर, लिपि आदि चीजें के हमें शिल्प इसमें बरामद हुए हैं। अब औजारों का ये प्रयोग किस लिए करते थे बच्चों, कृषि के कार्य के लिए औजारों का प्रयोग करते थे। इस टाइम पे बहुत ही ब्लेड टाइप की जो औजार थे वो सारी चीजें आ गई थी और काफी अच्छे औजार से इस टाइम पे मूर्ति कला भी करने लगे थे लोग, मोहर भी थी। और आपको पता होगा सिंधु सभ्यता जो सेलखड़ी जो एक पत्थर था उसमें हमें पूरी उसमें एक बैल का वो चित्र मिलता है जिसमें कि वो हमें देखने को मिलता है कि इस तरह से वहां पर क्या थी, शिल्प की कला सबसे ज्यादा हुआ करती थी। एक क्या है बच्चों, इसी में हमारा क्या है, शिल्प और व्यापार में आता है। हम व्यापार, अब देखिए व्यापार जैसे आपको बताया फारस की खाड़ी से, फारस की खाड़ी से कहा, मेसोपोटामिया के बीच क्या होता था, व्यापार हुआ करता था बच्चों। अब जो इनके बीच जो व्यापार होता था, अब इस व्यापार में कच्चे माल का भी उपयोग होता था। तो मेसोपोटामिया में क्या था, हड़प्पा सभ्यता के संपर्क में पुरातात्विक खोज मिली है। तो कई ऐसी खोज हैं जो कि मेसोपोटामिया में हमें देखने को मिलते हैं। और जैसे कि अब मान लीजिए मेसोपोटामिया में जो हमें मिले हैं जो हड़प्पा सभ्यता के ही ठीक समान है, तो वो क्या है, हमारी मोहरे। उसके बाद बच्चों जो हमारी है उसमें जो मिली है हमें मुद्रा, ठीक है, और हमें बाढ़ जो कि हमें वहां मिले हैं। और इसी तरीके से बच्चों हमारा एक और जो जगह है वहीं का ओमान। ओमान जैसे कि आप देखोगे सिंधु घाटी के और सिंधु सभ्यता की जुड़ी वस्तु हमें कहा मिली है, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। इस जगहों पर हमें क्या मिला है, जितनी भी जो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की जितने भी साक्ष्य हैं ये हमें अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ओमान में हमें इस जो चीजें हैं ये हमें देखने को मिली है। और हमारा उत्तरी पश्चिमी और पश्चिम सभ्यताओं और संस्कृति के सिंधु सभ्यता का संपर्क माना जाता है। जितना भी जो उत्तर पश्चिम है और पश्चिम के क्षेत्र में जो सिंधु सभ्यता थी वो क्या थी, प्रचलित थी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से व्यापार किया जाता था उस समय में। अब आइए, ईरान एक वो जगह है जहां पर कि फारस की खाड़ी ओमान में स्थित है। अब ये तो हमारा हो गया व्यापार, शिल्प किस तरीके से, संघ, ये सारी चीजें, और ये हमें फारस की खाड़ी में देखने को मिला है। और ये क्या उत्तर पश्चिमी हिस्सों में ये सबसे ज्यादा, कई ऐसे हिस्से हैं जो अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में भी हमें कुछ साक्ष्य सिंधु सभ्यता के प्राप्त होते, इससे यह पता चलता है कि वहां पर व्यापार हुआ करता था। तो भाई हमारा जो आगे का जो है पॉइंट है बच्चों वो है हमारा धार्मिक विश्वास। अब धार्मिक विश्वास जैसे पूजा पाठ, अब ये क्या करते थे, सबसे पहले बच्चों ये पूजा पाठ किस किस तरीके की करते थे। देखो धार्मिक विश्वास में पुरुष देवता होते थे, क्या थे, पुरुष देवता। एक मोहर मिली और उसमें क्या थे, पुरुष देवता थे, और वो क्या थे, वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, और वो क्या था, आसन मुद्रा में थे। तो कहा जाता है उस समय की पुरुष क्या थे, पुरुष की पूजा की थे, पुरुष देवता माना जाता था। उसके बाद क्या था आपका, वृक्ष की पूजा, वृक्ष, कई ऐसे वृक्ष मिले हैं जो कि, और वही संस्कृति है, तुलसी और इन सभी चीजों, पीपल को पानी देना, इन सभी चीजों से। तो उस समय क्या करते थे, वृक्षों की भी पूजा किया करते थे, क्योंकि वो आस्था वृक्षों में भी बनाकर रखते थे। और ये क्या करते थे बच्चों, पशुओं की भी पूजा करते थे। छोटे मोटे जितने भी जो पशु होते थे उसकी भी पूजा करते हुए हमने देखा, और उसकी बलि भी चढ़ाया करते थे। तो जैसे पशु हो गए भेड़, बकरी आदि। ठीक है बच्चों, अब आते हैं इनमें क्या था, धार्मिक में मोहर, एक हमने यहां पर ये देखा है कुबड़े बैल की मोहर मिली है हमें, कुबड़े बैल की। तो इससे हमें यह पता चलता है कि वहां पर जो कुबड़े जो बैल होता है और उसकी वहां पर पूजा की जाती थी।
अब आते हैं बच्चों ये किस किस तरीके से ये बना, इसका क्षेत्र बहुत अच्छा था, काफी अच्छा था, और सब चीज हो जाने के बाद इसका अंत क्यों हो जाता है। सबसे पहली चीज है हमारा लास्ट और जो महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है, किन किन कारणों से इसका अंत माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो पतन हम जानते हैं, सबसे पहले पतन। ठीक है, अब पतन किन किन कारणों से हुआ बच्चों। सबसे पहली चीज है बाढ़। पहला क्या था, बाढ़। बाढ़ के आ जाने के कारण क्या हुआ, यह सभ्यता नष्ट हो गई। सभ्यता क्या हुई, नष्ट हो गई। उसके बाद जलवायु परिवर्तन, एकदम से जलवायु परिवर्तन हो गया और सूखा पड़ गया, और इतिहासकारों का मानना था जब सूखा पड़ गया तो लोग वहां मजबूर हो गए, इस शहर को, इस स्थान को छोड़कर वो दूसरे स्थान पर बसने लग गए, और ये क्या हुआ, धीरे धीरे ये सभ्यता खाली हो गई और हड़प्पा सभ्यता का धीरे धीरे अंत होने लग गया। अब आइए भूकंप। बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, कई बार चीजें ऐसी हुई कि भूकंप आई। जो क्वेटा एक भूकंप का नाम था, जो कि यहाँ पर भूकंप बार बार आया, जिसके कारण क्या हुआ, यह सभ्यता नष्ट हो गई और यह क्या हुई, सभ्यता धीरे धीरे खत्म होती चली गई। अब एक कहा जाता है, एक और था बच्चों आक्रमणकारी। अब जो आर्य लोग थे बच्चों, आर्य लोग और तथा विदेशी लोगों ने क्या किया, इनके ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, ये धीरे धीरे आए और इसको क्या किया, इसको मजबूर कर दिया वहां से हटने के लिए। तो वो क्या हुआ, तब भी ये सभ्यता क्या हुई, वहां से हस्तांतरित हो गई और एक स्थान से दूसरे स्थान चल गई। तो ये चीज था बच्चों, किस तरीके से ये जो इसका अंत होता है। तो हमने सबसे पहले बच्चों आपको यह बताया हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी, तो किस तरीके से उसका विकास हुआ और इतने क्षेत्र में फैला हुआ था। बड़े नगर मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, हड़प्पा, ये से क्षेत्र थे, कितने एकड़ में फैला हुआ था। तो इन सभी के बारे में हमने जाना और उसकी संस्कृति के बारे में जाना, हमने उसके व्यापार के बारे में पढ़ा, शिल्प किस किस तरीके थे, हमने इन सभी में भी जाना। तो आपका बच्चे क्वेश्चंस भी आता है, ये पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता के स्रोतों के बारे में विशेष टिप्पणी कीजिए, मतलब कि उसके बताइए, विशेषताओं के बताइए, क्या क्या चीजें थी उसमें। धार्मिक बताना है आपको, धार्मिक शास्त्र बताना है, आवश्यक जो आदिवासी स्थान के बारे में बताना है, और उसको हमें क्या बताना है, भौगोलिक वितरण किस तरीके से वो बटा हुआ था। तो उसके बारे में बताते हुए हमें उसमें शिल्प के बारे में सबसे ज्यादा पहले बताना है बच्चों, और उसके बाद हमें व्यापार हो गया हमारा, धार्मिक हो गया, वो किस किस तरीके की पूजा करते थे, और उसके बाद धीरे धीरे हमें क्या करना है, उसके पतन के बारे में बताना है। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन 20 नंबर का आता है, ध्यान से इस क्वेश्चन को कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।